हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो रहेगा मेरा नागरिकता से संबंधित, क्योंकि पीछे वाला वीडियो में जो कि आप लोग को यूट्यूब पे डाल दिया गया है, जो कि टॉपिक है आप लोग का नागरिकता के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ा था कि संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में क्या क्या प्रावधान किया गया नागरिकता के बारे में। वहीं से हम लोग आगे आप क्लास चलेंगे लेके कि क्योंकि हमारे संविधान के याद रखिएगा, जो मेरा आर्टिकल याद रखिएगा, जो आर्टिकल है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में ये प्रावधान किया गया है कि जो संसद है, याद रखिएगा, संसद है किसी भी व्यक्ति को, संसद किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दे सकता है या नागरिकता छीन सकता है। तो उसी के लिए नागरिकता देने के लिए एक कानून बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा, नागरिकता अधिनियम, याद रखिएगा, ठीक है, नागरिकता अधिनियम, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। अब नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। अब बस इस अधिनियम के तहत याद रखिएगा, इस अधिनियम के तहत ये बात कही गई कि जो नागरिकता है, याद रखिए, इस अधिनियम के तहत ये बात की गई कि नागरिकता कितने प्रकार से दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा, बात कहेगी संविधान नागरिकता कितने प्रकार से दिया सकता है, 5 प्रकार से। और नागरिकता छीना कितने प्रकार से जा सकता है, 3 प्रकार से। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज को लिख दीजिएगा यहाँ पे कि जो नागरिकता देने का अधिकार जो है, याद रखिएगा, वो कितने प्रकार से है, 5 प्रकार से। अब जब 5 प्रकार से नागरिकता देने का अधिकार की बात की गई है, ये कौन कौन से है? तो सबसे पहला जो नागरिकता है वो जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा बात की गई है वो है मेरा वंश या रक्त के आधार पर, ठीक है। पहला जन्म के आधार पर नागरिकता, दूसरा है वंश या रक्त के आधार पर। अब तीसरा है पंजीकरण, पंजीकरण के आधार पर। और चौथा है देशीकरण, देशीकरण के आधार पर, आधार पर नागरिकता। और चौथा यानी 5वां कह रहा है वो है भूमि अर्जन, भूमि अर्जन के आधार पर। अब देखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 प्रकार से नागरिकता दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि ये जो 5 प्रकार से नागरिकता दिया जाता है वो किस तरह से दिया जाता है। तो सबसे पहले जो नागरिकता अधिनियम 1955 बना, उसमें यह बात कही गई कि किस व्यक्ति को नागरिकता कैसे दिया जाएगा, ठीक है, किस व्यक्ति को नागरिकता कैसे दिया जाएगा। तो सबसे पहला यहां बात किया गया कि अगर कोई व्यक्ति का, याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। आप देखिए, समझिएगा, जैसे ये कानून बन गया कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। अब आपको पता है भारत में जन्म किसी का भी हो सकता है। कोई बाहर से व्यक्ति आया, अब यहाँ पे काफी दिन तक रहा, फिर जन्म दे दिया बच्चा को। अब बच्चा जन्म दे दिया तो अब वो बच्चा कहाँ का हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। अब सरकार 1955 से, याद रखिएगा, इसका काफी दुरुपयोग हुआ। अब कई सारे व्यक्ति थे जो कि आते थे यहाँ पे, पाकिस्तान व्यक्ति को आते थे यहाँ पे, भारत में जन्म कर लेता था जम्मू कश्मीर में। अब जो जम्मू कश्मीर जन्म कर लेता था तो अब वो, क्योंकि भारत की सीमा के अंदर हुआ है, तो भारत की सीमा के अंदर जन्म हुआ तो ऑटोमेटिक वो भारत का नागरिक हो गया। सरकार ये समझ नहीं पाया, सरकार का नींद खुला 1900 कब
1986 में। अब याद रखिएगा सरकार का नींद खुला कि नहीं, अब तो भारत में कोई भी जन्म हो सकता है, भारत में कोई भी जन्म लेगा तो ऐसे भारत का नागरिक थोड़ी ना हो सकता है। तो सरकार 1986 में ये संशोधन किया, इस कानून नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया कि नहीं, अब जो व्यक्ति का भारत में जन्म होगा, यानी जो व्यक्ति का भारत में जन्म होगा, ठीक है, अब उस व्यक्ति के साथ साथ उसके माता पिता, याद रखिएगा, माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। यानी सरकार 1986 में जाके संशोधन किया, नहीं अब ऐसा नहीं कि भारत में अगर कोई जन्म होगा तो भी वो भारत का नागरिक बन जाएगा, नहीं, अब भारत में अगर कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है तो उसके माता पिता में से किसी एक का भारत में जन्म होना अनिवार्य है, तभी उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, अन्यथा वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। फिर से पाकिस्तान वाला दिमाग लगा लिया। अब दिमाग क्या लगा लिया यहाँ पे देखो समझना, अब ये बोल दिया था किसी एक का। अब इसे मान लो कि पाकिस्तान से कोई आदमी आता था, अब पाकिस्तान से कोई आदमी आया, अब जम्मू कश्मीर में आके कोई महिला से शादी कर लिया, और शादी करने के बाद यहाँ से बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा उस महिला से बच्चा हुआ, तो बच्चा होने के बाद अब क्या हो गया, तो उसका महिला उस बच्चे का माता कहाँ का है, भारत का है, लेकिन पिता कहाँ का है, पाकिस्तान का है। अब वो जो बच्चा हुआ वो बच्चा कहाँ का कहला गया, भारत का कहला गया। वही बच्चा आगे चल के आतंकवाद, घुसपैठ, ये सभी चीज में लिप्त हो जाता था। तो वो बच्चा जो है भारत के सीमा के अंदर पैदा हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सरकार ने कानून बनाया 1986 में कि माता पिता में से किसी एक का भी जन्म अगर भारत में होगा तो भी उसे भारत की नागरिकता दिया जाएगा। तो अब इसका भी दुरुपयोग होने लगा। तब जाके सरकार जो है लास्ट में 2003 में, याद रखिएगा 2003 में फिर इसमें संशोधन किया, बोला कि जन्म के आधार पे फिर संशोधन इसमें किया गया, बोला कि नहीं, माता और पिता दोनों का जन्म भारत में होना अनिवार्य है, तब जाके उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता दिया जाएगा। अर्थात देखिए फिर से समझिएगा, जन्म के आधार पर नागरिकता में क्या करा था 1955 का अधिनियम कि अगर कोई व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है तो भारत का नागरिक बन जाएगा, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ, कोई भी व्यक्ति भारत में अपना बच्चा पैदा कर लेता था, वो भारत का नागरिक बनने के योग्य हो जाता था, ठीक है। लेकिन सरकार फिर 1986 में यह संशोधन किया, जब उसका दुरुपयोग हो रहा था, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया, बहुत ज्यादा नागरिक बन गया, जनसंख्या बढ़ गया। अब जाकर 1986 में हुआ कि जो व्यक्ति भारत का में जन्म लिया है, अब उसके साथ साथ उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ होगा, तभी जाकर उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता मिलेगा। फिर जाके पाकिस्तानी लोग जो है दिमाग लगा लिया कि यहाँ पे आके महिला शादी करना है, आके जम्मू कश्मीर में शादी कर लेता था, जिस वजह से जनसंख्या बढ़ जाता था, वही आगे चल के घुसपैठ, आतंकवाद वगैरह का काम करने लगता था। फिर सरकार ने 2003 में बोला कि अब उस व्यक्ति, जो व्यक्ति का भारत में जन्म होगा, उस व्यक्ति का माता और पिता दोनों वैलिड तरीका से, अर्थात वैध तरीका से अगर वो भारत का नागरिक होगा, तभी जाके उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, जिस व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो। तो ये बात समझिए, इसमें 3 बार संशोधन किया गया जन्म के आधार पर नागरिकता के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं वंश या रक्त के आधार पर नागरिकता की बात करते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति, ध्यान समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है तो वो व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उस व्यक्ति को भी हम भारत का नागरिकता देंगे। अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लिया है, अगर वो व्यक्ति भारत का नागरिकता बनना चाहता है तो भी उसको नागरिकता देंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उसका पिता का जन्म कहाँ का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। संविधान लागू होने के बाद उसका पिता का जन्म कहाँ का नागरिकता होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। और उसका पिता का नागरिकता अगर भारत का होगा तब जाके उस व्यक्ति को भी नागरिकता दिया जाएगा। देखो ये प्रावधान इसलिए किया गया था क्योंकि जिसमें देश आजाद हुआ था
तो आजाद होने के बाद विदेश से भी कई सारे जो भारतीय थे वो आजादी में भूमिका निभाए थे। इसलिए सरकार ने यह प्रावधान किया था कि वंश या रक्त के आधार पर हम नागरिकता देंगे। जो व्यक्ति विदेशी मूल का यानी भारत में पैदा हुए थे उसके पिताजी, और वो विदेश चले गए, विदेश में काम करने लगे और वहीं से जाके आजादी में कई सारी भूमिका निभाए थे या और भी काम किए थे। अब उसके जो बच्चे हुए उस बच्चे को हम नागरिकता तो देना पड़ेगा। अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान करेंगे हम। तो इसी के लिए मैंने वंश या रक्त के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किया संविधान में। अब उसके लिए मैंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लिया है, अगर उसका पिता का भारत का नागरिकता है, अगर उसका पिता भी भारत में जन्म लिया है और उसका बच्चा विदेश में जन्म लिया हो तो भी हम उसे भारत का नागरिकता मानेंगे। अब आगे चल के क्या हो गया, अब सोचो कि अगर ये कानून रहता तो अब मान लो कि जैसे सानिया मिर्जा हो गया, सानिया मिर्जा का जो बच्चा होगा वैसे तो बच्चा बन ही नहीं सकता भारत का नागरिक उसका, क्योंकि सानिया मिर्जा का पिता पाकिस्तान का था और उसका बच्चा मतलब सोनिया मिर्जा तो भारत की थी। तो अब जो है अब उसका बच्चा तो पाकिस्तान के बनेगा, भारत का तो बन ही नहीं सकता है। तो यही चल के आगे चल के इसमें पिता वर्ग जो था इसके लेके आगे चल के विवाद हो गया। यानी 1992 ईस्वी में लैंगिक विवाद हो गया, लैंगिक विवाद हुआ। अब ये लैंगिक विवाद हुआ क्या कि पिता ही सिर्फ क्यों, माता क्यों नहीं। अगर किसी का माता भारतीय है और पिता विदेशी है और उसके बच्चे को अगर भारत का नागरिक लेना हो तो भी ले सकता है। तब जाके सरकार ने ये कहा कि अब जो है माता प्लस पिता किसी एक का भी जन्म अगर भारत में हुआ होगा तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, तब जाके क्या होगा, ये जो बच्चा होगा उस बच्चे को याद रखना है भारतीय दूतावास, जिस देश में वो बच्चा पैदा हुआ होगा उस भारतीय दूतावास में जाके, ठीक है, उसको पंजीकरण कराना होगा। ठीक है, आवेदन देना होगा और आवेदन देने के बाद याद रखिएगा, आवेदन देने के बाद उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन फिर इसमें संशोधन किया गया कि 2004 ईस्वी में संशोधन किया गया, अगर वो बच्चा बालिग हो गया, ठीक है, बालिग मतलब 18 वर्ष से ज्यादा हो गया, अब वो बच्चा अगर किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लेगा तो इस ऑटोमेटिक इस देश का उसका नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो 18 वर्ष के बाद जो है बच्चे को किसी एक देश का नागरिकता को त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्थात हम फिर से आपको बताते हैं, वंश के आधार पर था कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लिया हो तो उस व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगा, तो उसके लिए था कि उसका पिता का भारत में जन्म होना अनिवार्य है, तब जाके उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता मिलेगा। लेकिन 1992 में विवाद हो गया, लैंगिक विवाद होने के बाद से बोला पिता ही क्यों, माता क्यों नहीं हो सकता है। तो अब कह दिया 1992 के माता पिता में से किसी का एक का भी जन्म अगर भारत में हुआ तो उससे जो बच्चा होगा उस भारत को माना जाएगा। फिर आगे चल के 2004 में संशोधन किया गया कि वो बच्चा जब बालिग हो जाएगा, 18 साल से ज्यादा हो जाएगा, तो उस बच्चे को किसी एक देश का नागरिकता को त्याग करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि बच्चा विदेश में पैदा हुआ है, विदेश मान लेते हैं अमेरिका में पैदा हुआ है, तो वो अमेरिका का भी नागरिक हो सकता है और भारत का भी हो सकता है। तो 18 वर्ष के बाद जो है उसे ये डिसाइड करना होगा उस बच्चे को कि हमें किस देश का नागरिकता को रखना है और किस देश का नागरिकता को त्याग करना है। तो ये था आपका, किस आधार पर नागरिकता था आपका, वो था आपका वंश के आधार पर नागरिकता का प्राप्त करना था। अब है पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो याद रखिएगा उस व्यक्ति का 4 पीढ़ी में से, याद रखिएगा 4 पीढ़ी में से कोई एक व्यक्ति का भी अगर भारत में जन्म हुआ हो, 4 पीढ़ी में से किसी एक पीढ़ी का भी जन्म भारत में हुआ हो तो उसको हम नागरिकता देने के लिए इच्छुक है। लेकिन वो व्यक्ति 7 वर्षों तक, कितने वर्षों तक,
7 वर्षों से भारत में रह रहा होगा, तब जाके उसे भारत का नागरिकता दिया जाएगा। अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, उसके 4 पीढ़ी में से कोई एक पीढ़ी भारत में जन्मा हो, या लगातार वो 7 वर्षों से भारत में रहा हो, तो उस व्यक्ति को पंजीकरण के आधार पर हम नागरिकता दे देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, पंजीकरण के आधार पर यह बात की गई थी कि 7 वर्ष तक अगर वो भारत में लगातार रहेगा तो हम उसको नागरिकता भारत का दे देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब कह रहा है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा की बात करेंगे। अब इसमें कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, देशीकरण बस सिंपल सी बात है। अगर कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी देश का हो, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अमेरिका का व्यक्ति है। अब अमेरिका का व्यक्ति भारत का नागरिक लेना चाहता है। ठीक है, तो अगर अमेरिका का व्यक्ति भारत का नागरिक लेना चाहता है तो उसको नागरिक हम तब देंगे जब भारत के नागरिक को, कोई भारत का नागरिक है जो अमेरिका का नागरिक लेना चाहता है और उसी विधि से नागरिकता दे रहा है जिस विधि से हम अमेरिकन को भारतीय की नागरिकता दे रहे हैं। ठीक उसी विधि के तहत अगर भारतीय को भी अमेरिका का नागरिकता दे रहा है उस व्यक्ति को, तब हम उस व्यक्ति को नागरिकता, उस देश के साथ हम नागरिकता, उस देश के व्यक्ति को हम नागरिकता देंगे। अर्थात हम फिर से दोबारा समझाते हैं। देशीकरण का मतलब क्या होगा कि जो देश है, कोई भी देश का नागरिक है, अगर वो मेरे देश का नागरिक बनना चाहता है तो हम उसको नागरिकता तब देंगे जब हमारे देश के नागरिक को वो अपने देश में नागरिकता देगा। जैसे मान लेते हैं अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका का कोई व्यक्ति है जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो हम दक्षिण अफ्रीका के नागरिक को तभी हम भारत की नागरिकता देंगे जब भारत के नागरिक को दक्षिण अफ्रीका देश अपने यहाँ नागरिक देगा। जिस कानून से वो नागरिकता देगा उसी कानून से हम भी उसको क्या देंगे, नागरिकता देंगे। अर्थात उसको क्या बोलेंगे, देशीकरण के द्वारा नागरिकता। अब लास्ट है भूमि अर्जन। भूमि अर्जन क्या कहता है? भूमि अर्जन सिंपल सी कहता है कि अगर भारत सरकार कभी भी भविष्य में किसी देश को या किसी राज्य को या कहीं से भूमि अर्जन करता है तो उस भूमि के क्षेत्र में जो निवास कर रहे व्यक्ति हैं वो व्यक्ति स्वतः भारत का नागरिक माना जाएगा। अर्थात मान लो कभी भी हम किसी भी क्षेत्र को, कभी भी हम किसी क्षेत्र को जीतते हैं या लेते हैं, कभी भी सीमा के बगल वाले क्षेत्र को कभी भी हम लेते हैं तो उसके क्षेत्र में जो निवासी है, जो निवास कर रहे हैं, वो निवासी ऑटोमेटिक भारत का नागरिक बन जाएगा। तो इस तरह से हमने बताया कि नागरिकता देने के लिए कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार से नागरिकता दिया जाता है। एक मैंने आपको बताया जन्म के आधार पर नागरिकता, एक वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता और देशीकरण के। पंजीकरण के मतलब समझिए अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है, ठीक है, विदेश में रह रहा है, वो व्यक्ति मेरे देश का नागरिक बनना चाहता है तो उसको कोई साबित करना होगा 4 पीढ़ी में से कोई एक पीढ़ी भारत में है और उसके बाद लगातार वो 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो हम उसको नागरिकता दे देंगे पंजीकरण के द्वारा। देशीकरण समझ गए, अगर कोई व्यक्ति अपने देश का है, जिस देश का नागरिकता लेना चाहिए उसका देश भी अगर हमारे देश के व्यक्ति को नागरिकता दे रहा है तो भी हम उसको नागरिकता उसी विधि के द्वारा देंगे। भूमि अर्जन समझ गए, भविष्य में अगर भारत सरकार कहीं भी भूमि खरीदता है या कोई भी जगह लेते हैं तो उस क्षेत्र में निवास कर रहे जो व्यक्ति होंगे ऑटोमेटिक को भारत का नागरिकता माना जाएगा। अब हम लोग जो आगे बात करेंगे वो कहता है नागरिकता के समाप्ति की बात करेंगे कि नागरिकता समाप्त कैसे किया जाएगा। तो अब जो हम लोग जो बात करेंगे नागरिकता समाप्ति की बात करेंगे, नागरिकता समाप्ति कैसे किया जाएगा। याद रखिएगा नागरिकता समाप्ति जो है 3 तरीका से किया जाएगा, ठीक है। नागरिकता समाप्ति 3 तरीका से हमारे संविधान में प्रावधान किया गया कि नागरिकता की जो समाप्ति है वो 3 प्रकार से किया जाता है।
आप देखिए समझिएगा। तो याद रखिएगा, नागरिकता की समाप्ति कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला क्या है? पहला है कि अगर कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण करता है तो स्वतः भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, भारत का कोई व्यक्ति है या नागरिक है, अगर वो किसी अन्य देश का नागरिकता अपने मन से ग्रहण कर लिया तो ऑटोमेटिक स्वतः उसका भारत नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर दे, जैसे मान लेते हैं कि स्वेच्छा से, मैंने आपको बताया था इस आधार पे, वंश के आधार पे, मान लेते हैं कोई व्यक्ति विदेश में पैदा हुआ है लेकिन वो भारत का भी नागरिकता बनने की इच्छुक रख रहा है। भारत का नागरिकता भी बचपन में, यानी बच्चा में, जब वो 18 वर्ष का हुआ तो 18 वर्ष के बाद अब उसे लगा नहीं हम विदेश का नागरिक लेंगे, तो हमने इस तरह का प्रावधान दिया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को त्याग करना चाहता है तो त्याग कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी था कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन से किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लिया तो भी हम उसको क्या करें? नागरिकता छोड़ देंगे, यानी किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो ऑटोमेटिक, दोनों बात लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे है कि अपने पसंद स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर सकता है। दूसरा बात है किसी अन्य देश का नागरिकता जैसे लेंगे ऑटोमेटिक यहाँ का नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब है कि यहाँ तीसरा कर है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है नागरिकता से वंचित? अगर, याद रखना, अगर कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण, याद रखिएगा, पंजीकरण प्लस देशीकरण, आपको पता है पंजीकरण और देशीकरण के द्वारा अगर कोई नागरिकता अपने देश में अर्जित किया है, ठीक है, याद रखिए, अगर कोई नागरिकता अर्जित किया है तो उस व्यक्ति का अगर दस्तावेज, याद रखिएगा, उसका कागज जो है, डॉक्यूमेंट जो है, जो डॉक्यूमेंट दिया है नागरिकता लेने के लिए, अगर वो फर्जी दस्तावेज दिया है, ठीक है, फर्जी दस्तावेज दिया है तो उस स्थिति में उसकी नागरिकता को क्या कर देंगे? हम समाप्त कर देंगे। तो फर्जी दस्तावेज के स्थिति में समाप्त कर देंगे। दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति देश का हो, युद्ध के समय जब देश में युद्ध चल रहा हो तो जो शत्रु देश है मेरा, याद रखिएगा, जो शत्रु देश है, शत्रु देश के साथ अगर वो व्यक्ति व्यापार कर रहा है या फिर गोपनीय सूचना दे रहा है, अगर वो गोपनीय सूचना दे रहा है तो उस स्थिति में भी उसकी नागरिकता को हम क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तीसरा है अगर वो व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से बिना सूचना के विदेश में है तो भी उस व्यक्ति का नागरिकता हम क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। चौथा है कि अगर कोई व्यक्ति को किसी विदेशी कोर्ट के द्वारा 5 वर्ष की सजा हुआ हो तो भी हम उसकी नागरिकता क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे।
तो याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण और देशीकरण के द्वारा कोई नागरिकता लेता है और उसकी दस्तावेज यानी उसकी डॉक्यूमेंट जो है फर्जी साबित हो जाए, तो भी हम उसकी नागरिकता क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तीसरा है, अगर कोई व्यक्ति युद्ध के समय शत्रु देश के साथ व्यापार या कोई गोपनीय सूचना यहाँ का उस देश को पहुंचा रहा है, तो भी उस स्थिति में उसकी नागरिकता को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से बाहर है बिना देश को बताए, तो भी हम उसकी नागरिकता को समाप्त कर देंगे। दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी कोर्ट के द्वारा 5 वर्ष से अधिक का सजा कोई पा रहा है, तो भी हम उसकी नागरिकता को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इसलिए आप याद रखिएगा, आपके संविधान में 5 तरीका से नागरिकता दिया जाता है और 3 तरीका से नागरिकता छीना जाता है। ठीक है, तो ये था आज आपका क्लास। 1955 के अधिनियम के तहत 5 तरीका से नागरिकता दिया जाता है और 3 तरीका से नागरिकता छीना जाता है। अब आगे क्लास में हम लोग समझेंगे PI कार्ड क्या होता है, PIU कार्ड क्या होता है, यानी पर्सन इंडियन ओरिजिन के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद समझेंगे OCI कार्ड के बारे में हम लोग समझेंगे, NRI के बारे में समझेंगे अगले क्लास में।